चलिए एक बार फिर से आपका इस एसटीसी परिवार में स्वागत है। जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक काल, हमने मध्य प्रदेश के 3 भागों में हम इतिहास को बांटकर चल रहे थे। जैसे कि हमने देखा था प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और एक हिस्टोरिकल। तो हमने प्री हिस्टोरिकल देख लिया है, प्रोटो हिस्टोरिकल भी देख लिया है और अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल पीरियड, एमपी का हिस्टोरिकल पीरियड या फिर आप कहेंगे इसे ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पर ऐतिहासिक काल को परिभाषित हमने वहीं पर कर लिया था, जैसे कि कहा गया था इसके बारे में कि मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जहां पर हमें कोई लिखित साक्ष्य मिले हो और लिखित या लिपि मिली हो, लिपि का उद्भव हो चुका था और लिपि पढ़ी भी गई हो। क्या कहा मैंने? जहां पर लिपि मिली हमें और लिपि को पढ़ा भी जा सका, तो उसी काल को हमने कहा ऐतिहासिक काल। इसका मतलब ऐतिहासिक काल को जानने के स्रोत क्या होंगे? साथ में पुरातात्विक स्रोत तो सभी जगह रहेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको साहित्यिक स्रोत भी देखने को मिलेगा कि साहित्यिक स्रोत से या फिर पुरातात्विक स्रोत से हम ऐतिहासिक काल का पता लगा सकते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में भी। तो इस कालखंड में अगर देखा जाए ऐतिहासिक काल में, तो हम शुरू करेंगे लेकिन इसका एंड नहीं लिखा है। एंड नहीं लिखा इसका मतलब ये चार्ट इतना बड़ा है तो यही केवल ऐतिहासिक काल नहीं है। हमने सिर्फ आपको आज कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे वो वाले टॉपिक सिर्फ मेंशन किए हैं। ऐतिहासिक काल की शुरुआत महाकाव्य से होती है। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक काल की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो महाकाव्य से। महाकाव्य के अंतर्गत कौन कौन से काल? आपका एक तो रामायण काल और दूसरा आपका एक हो जाएगा महाभारत काल। क्लियर हुआ? ये चलकर फिर आपका महाजनपद काल आएगा। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में सिर्फ 2 जनपद पढ़ने हैं, एक अवंती महाजनपद और दूसरा चेदी महाजनपद। फिर आएंगे हम मौर्य काल। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, जिसे ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है, ब्राह्मण काल भी कहा जाता है। ये आपका इंडियन हिस्ट्री और एमपी का हिस्ट्री दोनों पैरेलल चलेगा। ठीक है, कुछ चीज ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एमपी के हिस्ट्री पे कोट हो जाएंगे, कुछ चीज आपको बतलाएंगे जो कि इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को मिलती है लेकिन पढ़ेंगे हम एमपी का हिस्ट्री। इसके बाद मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आएगा। तो ऐसे करके हम पूरा एमपी का मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ऐतिहासिक काल की शुरुआत आज से मतलब महाकाव्य से शुरू होती है, जो कि लगभग आज तक जारी रहेगी। तो इसी को कहा जा रहा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे सबसे पहले महाकाव्य काल से या महाकाव्य से। ये चार्ट आप लोगों ने बना लिया होगा। महाकाव्य की बात करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे महाकाव्य का पहला जो काव्य आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम होगा रामायण काल। ठीक है, अब रामायण काल आप जैसे कि जानते हैं कि कौन से युग में रामायण की शुरुआत हुई थी, बताइए जरा। त्रेता युग। वेरी गुड। त्रेता युग से ही किसकी शुरुआत मानी जाती है या फिर त्रेता युग में रामायण बनी है? ऐसा माना जाता है कि रामायण काल का जो संबंध होता है वो त्रेता युग से। इसका संबंध किससे है आपका? तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा त्रेता युग से। त्रेता युग का संबंध या रामायण काव्य का संबंध त्रेता युग से है, जहां पर यह कहा गया था कि चित्रकूट में भी इस, अगर साक्ष्य की बात करें तो इसके साक्ष्य कहां मिलेंगे आपको? रामायण काव्य के साक्ष्य की बात की जाए, इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त होंगे? कहां से होंगे? चित्रकूट से। चित्रकूट के घाट घाट पर चर्दी की जो, तो गाना सुने होगा आपने। तो चित्रकूट से रामायण काल के साक्ष्य की पॉइंट याद रखना, क्यों आपको प्री का भी ध्यान रखना है यहाँ पर, मेंस का तो खैर ध्यान रखना ही है क्योंकि सामने प्री खड़ा हुआ है और प्री के साथ में मेंस जो देंगे और जो मेंस देंगे तो भविष्य में देंगे सही। तो ये चीजें भी ध्यान रखना, आपके रामायण काल भी लिख दिया जाए तो उसमें प्री मार्कर लिखना, तो फिर क्या बात है कोट करें। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के संबंध में रामायण काल का क्या संबंध है? क्योंकि चित्रकूट तो मध्य प्रदेश में नहीं, ये तो सतना में है, सतना के ऊपर वाला हिस्सा है ये चित्रकूट, जो यूपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जहां पर आपका महात्मा गांधी चित्रकूट यूनिवर्सिटी है, तो ये चित्रकूट आपका यूपी वाला हिस्सा है, त्रेता युग से संबंधित है। अपने मध्य प्रदेश से क्या संबंध है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आपने दंडकारण्य क्षेत्र का नाम सुना होगा, कौन सा क्षेत्र? इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, दंडकारण्य क्षेत्र। 14 साल वनवास ही बिताया था उन्होंने। कितने वर्ष? 14 वंश राम जी ने, किसने? इन्होंने। और अकेले ने नहीं, साथ में माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण,
तीनों ने मिलकर यहाँ पे कितने साल का वनवास बिताया था? 14 वर्ष का। और कहाँ के क्षेत्र में? दंडकारण्य। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है आपका? अब वर्तमान की अगर बात करें, उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ भी था, तो मान के चलते हैं तो छत्तीसगढ़ था इसमें। आपका उड़ीसा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, ये प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है। और अगर एक ही राज्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलेगा, कुछ हिस्सा ओडिशा में और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में। तो इस दंडकारण्य क्षेत्र में भगवान श्री राम ने अपने भाई और अपनी माता रानी सीता के साथ 14 वन का वनवास बिताया था। वो क्षेत्र था दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ से संबंध होने के कारण हमें रामायण काव्य को या रामायण काव्य महाकाव्य के अंतर्गत इसे कहाँ भी पढ़ा जाता है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है। राम के पुत्र कौन थे? शत्रु थे, शत्रुघ्न थे। शत्रु मतलब शत्रुघ्न। ठीक है। तो राम के पुत्र जो शत्रुघ्न थे, उन्होंने कहां पर शासन किया था बताइए जरा। राम के पुत्र जो थे शत्रुघ्न, उन्होंने कहां पर शासन किया था मध्य प्रदेश के क्षेत्र के संदर्भ में बात की जाए तो? उन्होंने शासन किया था विदिशा वाले क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना आपको। राम के सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया है, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं। क्या राम के पुत्र थे क्या शत्रुघ्न? भाई थे। भाई थे। तो राम के भाई जो शत्रुघ्न थे, उन्होंने शासन किया था विदिशा में। तो ये पॉइंट यहाँ पे कोट कर लीजिएगा। शत्रुघ्न सर राम के पुत्र नहीं थे क्या? राम के पुत्र नहीं थे ये। राम के पुत्र भी थे पर ये नहीं थे पुत्र। लव कुश थे उनके पुत्र। तो अच्छा की बात करेंगे, कुश की बात करेंगे। राम का जो पुत्र कुश था, उसने ये कौशल के राजा थे। ठीक है। और कौशल का संबंध क्या मध्य प्रदेश से दिखाई देता है क्या? लेकिन कुश के जो वंशज थे, उन्होंने पन्ना राज्य की नींव रखी थी। ये बात हम करेंगे कि राम के भाई तो शत्रुघ्न ने क्या किया? विदिशा में शासन किया। जबकि इन राम के पुत्र कौन थे आपके? कुश। लव और कुश दोनों थे, लेकिन हम कुश की बात कर रहे हैं। तो कुश ने, ये कुश कहां पर शासन कर रहे थे? हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, ये कौशल क्षेत्र में, यूपी का कौशल क्षेत्र में। लेकिन इस कुश के जो वंशज थे, इन वंशज का संबंध पन्ना राज्य से, या पन्ना राज्य की स्थापना की। इसलिए हमें कुश के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि राम के पुत्र कुश कौशल के राजा थे। कौशल के इन्हीं के वंशजों के द्वारा पन्ना राज्य की स्थापना की गई। तो ये बात आपको ध्यान रखना। शत्रुघ्न के पुत्र कौन थे? शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती। कौन थे इनके पुत्र? यहाँ पे लिखूंगा मैं, इनके पुत्र थे शत्रुघाती। इन शत्रुघाती ने भी कहां पे शासन किया? जहाँ पे पिताजी करेंगे वहीं पे ये करेंगे। ठीक है। विदिशा पर शासन किया था इन्होंने भी। और अपनी राजधानी किसे बनाया था? शत्रुघाती ने विदिशा पर राज्य किया। और विदिशा की राजधानी क्या बनाया इन्होंने? मतलब अपनी राजधानी विदिशा राज्य की राजधानी, विदिशा राज्य की राजधानी शत्रुघाती के द्वारा कुशावती बनाई गई। कुशावती। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ रहा है? सब फेंकते हैं, बस राम का वंशज के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि रामायण काव्य पढ़ रहे हैं, महाकाव्य के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। राम के पुत्र शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती, शत्रुघाती और शत्रुघ्न दोनों ने विदिशा पर शासन किया। और शत्रुघाती ने विदिशा की राजधानी कुशावती को बनाया। जबकि कुश के वंशजों ने पन्ना राज्य की स्थापना की, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से संदर्भित है। क्लियर रहेगा इतना? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रकूट के बारे में लिखना है, 3 मार्कर चित्रकूट, और हिस्ट्री वाले पोर्शन में पूछा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना में पूछा कहा जा रहा है। ठीक है, चित्रकूट पूछा गया है तो आपको लिखना होगा कि राम ने मां सीता और लक्ष्मण के साथ अपनक वनवास कुछ समय के लिए यहीं पर भी व्यतीत किया। चित्रकूट में भी रहते हैं लोग। ठीक है, वनवास के जो 14 वनवास तो दंडकारण्य क्षेत्र में तो रुके ही है, लेकिन कुछ समय ये चित्रकूट में भी रुके हुए थे।
जिसके साक्ष्य आपको रामघाट अभिलेख से मिलता है। रामघाट अभिलेख से लिख देते हैं, यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। चित्रकूट के बारे में अगर पूछा जाए तो पहला बिंदु क्या देखेंगे, वो तीनों लोग, तीनों कुछ समय के लिए यहाँ पे भी रुके, कुछ समय वनवास बिताया यहाँ पर। तीनों ने नाम लिखना आपको, यहाँ तीनों ने लिखना है, ठीक है। राजघाट अभिलेख, अभिलेख से साक्ष्य मिलता है, ठीक है। रामघाट लिखिएगा इसको, राजघाट तो गांधी जी से संबंधित, रामघाट, ठीक है। चित्रकूट में ये रामघाट अभिलेख से इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे अब मध्य प्रदेश में महाभारत काल से संबंधित, ठीक है, कि महाभारत काल का क्या संबंध रहा है मध्य प्रदेश में। क्योंकि महाभारत युद्ध आपने देखा था, अब आप फिर से बताइएगा कौन से युग की बात की जा रही है महाभारत काल, बताइए संध्या। द्वापर युग। द्वापर युग, साक्षी आप बोल रहे हैं, हाँ द्वापर युग। तो जैसे कि आपका त्रेता युग से संबंधित है रामायण का, तो उसी प्रकार से आप जो महाभारत काल है, महाभारत काव्य काल कौन से युग से संबंधित है, तो युग हो जाएगा आपका कौन सा, द्वापर युग, ठीक है। अब द्वापर युग के बाद महाभारत काल के बारे में जानने के लिए और स्रोत ये हो सकते हैं कि जो आपका महिष्मती उज्जैन वाला क्षेत्र, दक्षिणी उज्जैन का, तो महिष्मती, अवंती, विदर्भ, इनके कौरवों के अपनक वनवास कुछ समय के लिए यहीं पर व्यतीत किया था। क्या बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, कौरवों के वनवास से तो बोल सकते हैं, तो कौरवों के द्वारा, कौरवों के द्वारा कौन से क्षेत्र में, एक तो आपका महिष्मती, महिष्मती क्या है, दक्षिणी उज्जैन, फिर ये उज्जैन अवंती बन जाएगा आपका, अवंती वाले क्षेत्र में। और एक महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो आजकल महाराष्ट्र में चला गया, विदर्भ पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था। तो इन क्षेत्रों में कौरवों के द्वारा अपना क्या किया, वनवास के लिए कुछ समय यहाँ पर इन्होंने बिताया, ठीक है। और अगला बिंदु इसमें लिखिएगा कि इस काल में यदुवंशी नरेशों का निमाड़ क्षेत्र पर शासन था। यदुवंशी शासक जो थे, या यदुवंशी, जो जैसा कि हमने कल के वीडियो या परसों की क्लास में देखा था, यदुवंशी, यदु ने इसकी स्थापना, इस वंश की स्थापना की थी, यादव वंश की। तो यदुवंशी नरेशों का निमाड़ देश पर शासन था, जो कि महाभारत काल से संबंधित है। यदुवंशी शासकों का शासन इस क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में। और निमाड़ को क्या कहा जाता था, बताइए, निमाड़ में कौन सा जनपद था आपका, बताया था आपको लास्ट में, जनपद की हमने चर्चा की थी। जनपद, ये महाजनपद आगे बढ़ेंगे, ये आपका जनपद था अनूप जनपद। अनूप जनपद का क्षेत्र का संबंध किससे, निमाड़ क्षेत्र से। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, यदुवंशी शासकों के द्वारा कहाँ पर शासन किया गया था, निमाड़ क्षेत्र में। और यहाँ पर निमाड़ क्षेत्र का मतलब कौन सा जनपद हुआ करता था यहाँ पर, तो आपका अनूप जनपद, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी महाभारत काव्य के संबंध में बाकी आपको और जानकारी हो इसमें और कोट कर सकते हैं आपको, ठीक है। दशाण का संबंध है यहाँ पर, दशाण मतलब का विदिशा, वत्स, काशी, मत्स्य इत्यादि आदि शासकों ने पांड्यों की ओर से युद्ध में भाग लिया था इस महाभारत के काल में, या महाभारत काव्य के काल में। जो आपका विदिशा है, वत्स है, काशी, मत्स्य, चेदी आदि के शासकों ने इस महाभारत के युद्ध में अपनी हिस्सेदारी की थी, ठीक है। अब सीधा चलते हैं कहां पर, महाजनपद काल के अंतर्गत।
जैसे कि भारत में आपने देखा कई सारे 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, और इन 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ पर की गई है? सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही पर बनता है कि आखिर जो महाजनपद काल हम पढ़ रहे हैं, इन महाजनपद काल की चर्चा फिर कहाँ कहाँ पर की गई है? जैन धर्म में कहा की गई है और बौद्ध धर्म में कहा गई है। अगर भगवती सूत्र की बात करें, भगवती सूत्र, तो ये कहां पर आपका जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महाजनपद काल की चर्चा है। फिर बात करें अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, तो अगुंतर निकाय किस ग्रंथ से संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में महाजनपद काल की चर्चा है। तो दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जबकि अगुत्तर निकाय है, ठीक है, अगुंतर नहीं, अगुत्तर निकाय, आधा था और पूरा था। अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। अब इन 16 महाजनपदों में से 14 जनपद थे और 2 जनपद, तो 14 जनपद थे, ये थे राजतंत्रात्मक, जबकि 2 जनपद थे आपके गणतंत्रात्मक। और ये 2 कौन कौन से थे आपके? वज्जी और मल्ल। दोनों का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। वज्जी और मल्ल दोनों ही गणतंत्रात्मक स्वरूप वाले महाजनपद थे, जबकि बाकी जो आप 14 देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वो सारे किससे संबंधित थे? राजतंत्रात्मक से संबंधित थे, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2 जनपदों की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम जानेंगे अवंती, अवंती महाजनपद, अवंती महाजनपद। अब अवंती महाजन, अच्छा शताब्दी की बात करें तो ये महाजनपद काल का कौन सा समय चल रहा है? महाजनपद काल का 6ठी शताब्दी वाला समय चल रहा है आपका, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा आप थोड़ा सा, अगर लिखना चाहे, जो वैसे लिख दिया मैंने बोर्ड पर, अगर उसका थ्योरी रूप देना चाहे कि जो आपका जो देख रहे हैं आपको वज्जी, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली को माना जाता है। जो वज्जी लिखा हुआ है ये वैशाली वाला क्षेत्र है आपका, यूपी वाला एरिया। अच्छा, जो मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद आप देख रहे हैं, तो अवंती तो अवंती जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? इसकी भी 2 राजधानी आपने देखने को मिली होगी अवंती जनपद की, एक महिष्मति और एक अकरा करके हुआ करती थी। उत्तरी जनपद की अकरा जो कि मालवा क्षेत्र से संबंधित था, जबकि महिष्मति दक्षिणी राजधानी, क्या रखा, ये उज्जैन हुआ करता था आपका, उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी की उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी आपको देखने को मिलेगी अकरा, दक्षिणी मिलेगी आपको महिष्मति। बाद में जाकर इसी उज्जैनी का नाम तो अवंती किया जाएगा, ठीक है, राजा अवंती के द्वारा। इसकी चर्चा हम कर चुके पहले की वीडियो में। राजा अवंती के द्वारा ही उज्जैनी का नाम क्या कर दिया जाएगा? अवंती कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, मैंने या तो अवंती उज्जैनी का लिख दिया, अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है, तो वो हो जाएगी आपकी उज्जैनी, जबकि दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मति। ये नाम चेंज हो गया उसके बाद, उज्जैनी अवंती नाम किया तो इसी अकरा का क्षेत्र वाला को क्या बोल दिया? उज्जैनी। तो ध्यान रखिएगा, यही उज्जैनी किसकी राजधानी भी हो जाएगी आपकी, अगर उत्तरी अवंती अगर बोलेंगे आप। उत्तरी अवंती का कैपिटल क्या है? तो उज्जैनी, ठीक है। पर अगर पूछा जाए कि उज्जैन के उत्तरी पार्ट की राजधानी क्या है, तो अकरा थी। बाद में क्या हो गई? उज्जैनी को राजधानी बना दिया तो राज्य क्या बन गया आपका? अवंती। अब चंद्रप्रद्योत की कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। चंद्रप्रद्योत
आखिर चंद्र प्रद्योत को राज्य या कार्यभार किसने सौंपा? ठीक है, तो पुराणों के अनुसार अगर बात की जाए, पुलिक नामक सेनापति ने, जो यदुवंशी के एक यदुवंशी शासक था वित्तिहोत्र। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पे चार्ट बनाऊंगा तो उसको आप समझ लीजिएगा। अगर पुराणों के अनुसार बात की जाए, कितने पुराण हुए? 16 पुराण हुए कि 18 पुराण हुए? 18। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार बात की जाए तो पुलिक नामक सेनापति था। इस पुलिक सेनापति ने यदुवंशी शासक वित्तिहोत्र, शासक है कौन सा? यदुवंशी शासक। तो यदुवंशी शासक वित्तिहोत्र को इसको क्या किया? इसका वध किया। इसने क्या किया? इसका वध। ध्यान रखना, पुलिक सेनापति ने वित्तिहोत्र का वध किया, जो कि कौन था? आपका यदुवंशी शासक। ठीक है, तो वित्तिहोत्र का वध करके इसी पुलिक सेनापति का पुत्र, किसका? पुलिक सेनापति का पुत्र था आपका चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत, क्लियर हुआ? आप चंड प्रद्योत आखिर कौन है? ये पुलिक सेनापति था। पुलिक सेनापति यदुवंशी शासक वित्तिहोत्र का वध करता है और अपने पुत्र चंड प्रद्योत को सिंहासन सौंप देता है। कहाँ का? अवंती का। ठीक है, अवंती का राजा बना दिया जाता है। अब यही शासक आपका जो चंड प्रद्योत होगा, यह एक शासक रहेगा आपका, जीवक को उसके इलाज के लिए भेजेगा। कौन से शासक के इलाज के लिए भेजेंगे? चंड प्रद्योत अवंती का शासक बना और इन्होंने अपने एक वैद्य था, मतलब एक चिकित्सा, जीवक को बिंदुसार के इलाज के लिए भेजा गया था। ध्यान होगा आप लोगों को ये चीज। राजवेद जीवक था, बिंबिसार, सॉरी बिंदुसार नहीं, आपका बिंबिसार है। ठीक है, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार, तो मौर्य काल में पहुंच जाएंगे। देखिएगा, चंड प्रद्योत का राजवेद, इसका राजवेद कौन था? जीवक। इसी जीवक को कहां भेजा? हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासक आपका बिंबिसार। इनको क्या हो गया था? फोड़ा हो गया था। फोड़ा पड़ नहीं गए थे, फोड़ा हो गया था। ठीक है, तो उसी का इलाज करने के लिए किसको भेजा गया था? चंड प्रद्योत ने अपने राजवेद जीवक को। इसका मतलब क्या हुआ? चंड प्रद्योत और बिंबिसार दोनों के मध्य कैसे संबंध थे? मित्रतापूर्ण संबंध। तो चंड प्रद्योत जीवक को भेजता है राजवेद के रूप में और बिंबिसार के इलाज के लिए भेजा जाता है। तो बिंबिसार का जब इलाज कर देते हैं तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आपका जो अवंती है, अवंती का हर्यक वंश से एक मित्रतापूर्ण संबंध दिखाई देता है। ठीक है, बाकी आपको ये मगध वंश के, मगध साम्राज्य के बारे में तो पता होगा कि मगध साम्राज्य में 3 वंश हुआ करते थे, जो कि इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। सबसे पहले होता आपका हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश आता है, जिसका अंतिम शासक घनानंद होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसे पराजित कर दिया जाता है और फाइनली मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। अगर बात करें जो हर्यक वंश होता है आपका, हर्यक वंश में नाग दशक हुआ करता था। इसी नाग दशक का एक अमात्य था, नाग दशक का अमात्य, अमात्य मतलब उसका मंत्री हुआ करता था, प्रमुख मंत्री होता है ये। शिशुनाग ने, इसका शिशुनाग उसका सेनापति बना। तो शिशुनाग ने अवंती का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन को पराजित करते मगध में अंतिम को शामिल कर दिया। ध्यान रखना, एक पॉइंट लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ अवंती के बारे में, कि अवंती राज्य को मगध में कब शामिल कर लिया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा, वो पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, हर्यक वंश के शासक नागदशक, हर्यक वंश के शासक नागदशक
हर्यक वंश के शासक नाग दशक के अमात्य, नाग दशक के अमात्य शिशु नाग ने अवंती के अंतिम शासक, अवंती के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित कर, नंदीवर्धन को पराजित कर, अवंती शासक नंदीवर्धन को पराजित कर मगध में अवंती को शामिल किया। ठीक है, अब ये तो हो गई कहानी किसकी, आपके चंद्रप्रद्योत के माध्यम से अवंती राज्य की। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि चंद्रप्रद्योत के उत्तराधिकारी कौन बने, तो कुछ शासक बने थे। गोपालक बना था, पालक बना था और आर्यक बना था। गोपालक, पालक, आर्यक। गोपालक, पालक, आर्यक, ये कौन है, चंद्रप्रद्योत के उत्तराधिकारी। तीनों शासक का भी नाम आ जाए कि चंद्रप्रद्योत के उत्तराधिकारी कौन रहे हैं, गोपालक, पालक और आर्यक। ठीक है, अब चेदी जनपद के बारे में पढ़ेंगे हम, चेदी महाजनपद। ठीक है, बुंदेलखंड राज्य से संबंधित है। चेदी महाजनपद, क्षेत्र आपका बुंदेलखंड। अब चेदी जनपद की बात कर लेते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी क्या है इसकी, इसका कैपिटल शक्तिमती। क्या राजधानी हो जाएगा इसका, शक्तिमती इसका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक था ये भी। इसमें प्रमुख जनपद कौन कौन से शामिल थे, एक दमोह वाला क्षेत्र शामिल था, एक विदिशा, मतलब टुंडीकर नाम सुना था हमने, जनपद पढ़े थे। तो इस महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ, 2 जनपद मिलकर। वो 2 जनपद कौन थे आपका, इसमें 2 जनपद थे। एक हो जाएगा आपका टुंडीकर, ये किससे संबंधित है, दमोह। एक हो जाएगा आपका दशान, दशान किससे संबंधित आपका, विदिशा। तो इसमें आपका जो चेदी महाजनपद है, इसमें 2 जनपद शामिल थे। 2 जनपदों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण किया गया। जो महाजनपद कौन हो जाएंगे, वो चेदी महाजनपद। अब इसमें चेदी महाजनपद का प्रसिद्ध एक शासक रहा है जिसका नाम था शिशुपाल। कौन था, शिशुपाल। इन्होंने भिंड और चंदेरी के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण किया था। ठीक है, शिशुपाल इसका प्रमुख शासक। और इन्होंने कहां पर शासन किया था शिशुपाल ने, आप देखेंगे एक तो भिंड वाला क्षेत्र, एक चंदेरी विदिशा वाला क्षेत्र, सॉरी अशोकनगर में आपका चंदेरी। तो भिंड और चंदेरी के क्षेत्र में नियंत्रण। भिंड और चंदेरी के क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसके वध का उल्लेख मिलता है या नहीं, शिशुपाल का वध किसने किया था, किसने किया था, तो लिखिएगा शिशुपाल का वध, शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। और फाइनली जो आपका नंद वंश होता है, नंद वंश का शासक होता है महापद्मनंद। ठीक है, नंद वंश का शासक महापद्मनंद। महा इसका नहीं होता है। ठीक है, कौन से वंश का है आपका, नंद वंश।
और नंद वंश किससे संबंधित है? आपका मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में 3 वंश रहे, तीनों वंश में से अंतिम वंश जो था आपका नंद वंश। इस नंद वंश का शासक था महापद्मानंद। इसी महापद्मानंद ने किसकी हत्या की? शिशुपाल की। और चेदी को किसमें शामिल कर लिया? चेदी को मगध साम्राज्य में शामिल किया। तो इसकी भी कहानी शामिल होते से खत्म हो जाएगी। तो चेदी महाजनपद को भी शामिल किया किसने? महापद्मानंद ने, शिशुपाल की हत्या करके चेदी साम्राज्य को इसमें मिला लिया। फिर आपका फाइनली मिला लिया मगध साम्राज्य। समझ में आ रहा आप लोगों को, चारों लोगों को? यस सर। और पढ़े या फिर यहीं पे रोका जाए? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? खास करके संध्या से पूछेंगे क्योंकि इनको छुट्टी जल्दी चाहिए रहती है। जी सर, पढ़ाई अब तो पढ़ाई है, चलिए ठीक है। वैसे ना वीडियो आपका मुझे लगता है इसमें 30 मिनट का सेटिंग हो रहा है, तो 5 मिनट के बाद वीडियो बंद हो जाएगा, लेकिन ठीक है। तो अपन मौर्य साम्राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं इसके बाद, क्योंकि सब दोनों का विलय हो गया। चेदी वंश का भी विलय किसमें हो गया? आपका मगध साम्राज्य में। और साथ में आप देखेंगे कि इसी के बाद चेदी वंश का, इससे पहले हमने देखा नंदीवर्धन अंतिम शासक था, नंदीवर्धन के द्वारा उसको भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, अंतिम शासक था आपका शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन। उसी ने नागवंशी शासक महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या करके अवंती साम्राज्य को नंद वंश के क्षेत्र में शामिल कर लिया था। नंद वंश कहे तो मगध साम्राज्य। ठीक है, अब इसी के बाद शुरू होता है आपका कौन सा? शबनम, आपकी डाटा बज गई आज? हाँ सर, आज एक क्लास कम लगी थी ना, 1 बजे वाली नहीं थी। कौन सी नहीं लगी थी आज? वो 1 से 2 वाली क्लास नहीं थी आज। अच्छा, 1 से 2। कल भी टेस्ट रहेगा तो कल भी कई सारी क्लासेस नहीं लगेगी, बस भूगोल का ही लगेगा आपका और साइंस का लगेगा। हाँ सर, कल भी अटेंड कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम मगध साम्राज्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कि चार्ट बनाएंगे, चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें इसमें कोट करेंगे। ठीक है, साम्राज्य कौन सा आपका? मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में 4 विशेष बिंदु पर चर्चा करेंगे, और बस 4 बिंदु हम लिख लेते हैं, बाकी चर्चा हम कल की वीडियो में जरूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इस मौर्य साम्राज्य का मध्य प्रदेश में क्या विवरण मिलता है। विवरण के बारे में साक्ष्य बोल दीजिए या फिर आप विवरण बोल दीजिए। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का मध्य प्रदेश में क्या साक्ष्य मिलता है, क्या विवरण मिलता है। अगला देखेंगे कि मौर्य काल के क्या अभिलेख है। मौर्य काल के अभिलेख, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है अभिलेख से। ठीक है, स्तूप अभिलेख, तुमेन अभिलेख, बहुत स्तूप। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे स्तूप को लेके। तो अब मौर्य काल से संबंधित जब स्तूप की बात हो रही तो स्तूप भी देखेंगे, मौर्य काल से संबंधित स्तूप कौन कौन से। और लास्ट में देखेंगे कि मौर्यकालीन नगर कौन कौन से और मौर्यकालीन सिक्के कौन कौन से। तो मौर्यकालीन नगर एवं सिक्के, तो ये 4 बिंदु पर विशेष हमारा फोकस रहेगा कि मौर्यकालीन साक्ष्य के वितरण क्या है, साक्ष्य के वितरण के बाद अभिलेख क्या है। जैसे कि अभिलेख के बारे में आप जानेंगे, यहाँ पर गुर्जर अभिलेख, पानगुड़ी अभिलेख, सांची का अभिलेख, सारोमारो अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख, इन अभिलेखों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं नाम बोल रहा हूँ, आपको बस ये कल पढ़ के आना है, इस चीजों को देखना है बस। कि 4 बिंदु पर थोड़ा देख कर आइएगा, तब कि अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एक तो क्या हो जाएगा, गुर्जर अभिलेख, पानगुड़ी अभिलेख सीहोर में मिलता है आपका, सांची का अभिलेख रायसेन में, और फिर सारोमारो अभिलेख बात करें तो सारोमारो आपका शेडोल में मिलता है, और एक रूपनाथ अभिलेख। तो इस प्रकार के अभिलेख की चर्चा हम करेंगे मौर्य साम्राज्य में। अब स्तूप कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे 6 स्तूप मेनली है, 6 स्तूप की बात करनी है। कौन कौन से? सांचे का स्तूप, तुमेन स्तूप, बरहुत स्तूप, रायसेन का स्तूप, देउर कुठार का स्तूप, और एक हो जाएगा बौद्ध स्तूप। और इन सभी स्तूपों की क्या खास विशेषता है, इसको भी हम देखेंगे। फिर लास्ट में क्या सिक्के मिले हैं या नहीं मिले हैं, सिक्के मिले तो कौन कौन से सिक्के मिले तो उनकी चर्चा करेंगे। चांदी के और तांबे के दोनों प्रकार के सिक्के यहाँ पर मिले। ठीक है,
विदिशा, त्रिपुरी, उज्जैन, सतना से ये प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाता है कि ऐसे सिक्के कहाँ से मिले, ठीक है। और मौर्यकालीन नगर मुख्यतः 5 दिखाई देंगे आपको। उज्जैन मिलेगा, ग्वालियर मिलेगा, विदिशा मिलेगा, महिष्मती मिलेगा और एक सांची मिलेगा। ये 5 प्रमुख नगर होंगे जो मौर्य काल से संबंधित होंगे। उज्जैन, ग्वालियर, विदिशा, महिष्मती और सांची, ठीक है। तो ये सारे किससे संबंधित रहेंगे, हमारा मौर्य साम्राज्य को, जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है शबनम, आवाज आ रही है आप लोगों को या बंद हो गई आवाज? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आप सभी चारों लोगों को मोस्ट वेलकम। Okay, sir. Thank you. Good night. गुड नाइट।